नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आर ओ यारो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हम भारतीय भूगोल के प्रश्नों को कवर कर रहे थे। भारतीय भूगोल के प्रश्नों से जुड़ा हुआ एक वीडियो मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूं, ये सेकंड पार्ट है। और इसी के साथ 2001 से लेकर के 2021 तक आर ओ यारो की परीक्षा में भारतीय भूगोल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी यहाँ से कवर हो जाएंगे। पीडीएफ भी साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पर शेयर करता चल रहा हूँ, ताकि पेपर के टाइम पर अगर आपको इन प्रश्नों के रिवीजन की ज़रूरत हो तो बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। उन पीडीएफ से आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार मैं आपसे कहता चला आया हूँ कि अब तक यूपीपीएससी की जो परीक्षाएँ होती हैं, चाहे पीसीएस की बात करें, चाहे हम आर ओ यारो की बात करें, मेरा अब तक का जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं उसके आधार पर आपको ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप चाहे किसी भी किताब से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर रहे हो, कोई भी आपका सोर्स हो, लेकिन उन सभी सोर्सेज में सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको करना है, खास करके प्रीलिम्स वाले पेपर के लिए, तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करना है। और अगर आप ठीक तरीके से इन पर काम करके जाते हैं, मैं सिर्फ प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जो भी बुक हो जहाँ से आप कवर कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा वीडियो देखो, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ कि आपके पास जो भी बुक हो जहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो प्रश्नों के साथ साथ उनके ऑप्शंस पे भी थोड़ा सा काम कीजिएगा, उन ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ी सी रिसर्च करिएगा, उसके आसपास की चीज़ों पर थोड़ा सा जो है जो जानकारी है, जो तथ्य हैं, उनको कलेक्ट करने का प्रयास करिएगा। अगर आप इतना काम करके जाते हैं ना, तो आपको इसका बेनिफिट सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आप डायरेक्टली मतलब देखते ही आप जैसी नज़र आपकी प्रश्न पर पड़ेगी, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें आप पेपर देंगे तभी पता चलेंगी। तो मेरा ये आपको बड़ा अच्छा सुझाव रहेगा कि आप सबसे ज़्यादा जो ध्यान दें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है। और प्रश्न जो है, जो स्टैटिक वाले पोर्शन वाले प्रश्न हैं, वो कहीं कह सकते हैं विदेश से बन करके नहीं आते हैं, यहीं से प्रश्न जो है वो बन करके तैयार होते हैं। कभी सीधे प्रश्नों का रिपीटेशन हो जाता है, तो कभी ऑप्शंस में से घुमा फिरा के चीज़ें तैयार करके आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाती हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है। सब्जेक्ट वाइज ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इसका जो ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस थे, इसका एक पार्ट हमने पहले किया है, 66 प्रश्न तक हम वहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में लगभग 150 प्रश्न हैं टोटल मिला करके, तो 66 पिछली वीडियो में हो गए। उसके आगे के जितने भी प्रश्न हैं वो इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, है ना। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? मिल से निर्मित कपड़े का, है ना। तो ये होता है आपका गुजरात में। लौह अयस्क क्षेत्र, और वे लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है, किस राज्य में उनकी अवस्थिति है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया। बादाम पहाड़ ये कहाँ पे हैं? ये उड़ीसा में है। डल्ली राजहरा की जो खदानें हैं ये कहाँ पे हैं? ये छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख ये कर्नाटक में है। और नोवामुंडी ये आपका झारखंड में है। अगला प्रश्न था, काकीनाडा जो बंदरगाह नगर है ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है? तो काकीनाडा बंदरगाह ये आपका आंध्र प्रदेश में है। NH4 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। NH4 जो है ये पुराना नाम था। तो प्रश्न पूछा गया था कि जो नेशनल हाईवे नंबर 4 है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जो महाराष्ट्र में एक स्थान है थाने, थाने से लेकर के चेन्नई तक का जो मार्ग था वो NH4 के नाम से जाना जाता था। लगभग 1235 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस थी। लेकिन अब जो है NH4 ये वाला मार्ग नहीं जाना जाता है NH4 के नाम से। अब NH4 का नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसे पोर्ट ब्लेयर से जो डिगलीपुर तक का मार्ग है उसके रूप में इसको देखा जाता है, और इसको द ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड भी कहा जाता है। इसकी डिस्टेंस है 230.7 किलोमीटर्स, है ना। तो NH4 जो था ये पुराने वाले की बात हो रही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो पहला प्रश्न था पुराना। अभी NH4 की जब बात होगी तो द ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड की बात होगी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अन्नाईमुडी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नाईमुडी चोटी कहाँ पे है? ये केरल स्टेट में है। और इसके साथ साथ अन्नाईमुडी जो है पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर जिलों के हिसाब से अगर बात करें तो इडुक्की जिला और एर्नाकुलम जिला जो है, इन दोनों जिलों की सीमा पर जो है ये अन्नाईमुडी चोटी स्थित है। इसके साथ साथ ऑप्शन की जो अन्य चोटियां दी गई थी उनको देख लीजिए। डोडा बेटा ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। महेंद्रगिरी जो है ये उड़ीसा के गजपति जिले में पूर्वी घाट का 1501 मीटर ऊंचा पर्वत है।
धूपगढ़ की बात करें तो ये महादेव पहाड़ियों और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, यानी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है, 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये पचमढ़ी में स्थित है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब तक हमने करे हैं सब्जेक्ट वाइज, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रश्नों का रिपीटेशन आपको जो देखने को मिलेगा पेपर में, वो होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ नहीं करके जाते हैं और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है, उन सारे प्रश्नों को आपने बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया है, इसके साथ साथ ऑप्शंस पे भी आपने काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको अलग से कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, है ना। और एक चीज़ और है कि आप 100% किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कहीं से भी नहीं कर सकते, चाहे आप प्रिंस विलियम से पढ़ के आएँ, ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आएँ, लेकिन अगर आप ये सोच करके जाएंगे कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के 100% क्वेश्चन करके आऊँगा, ज्योग्राफी के 100% क्वेश्चन करके आऊँगा, तो ये असंभव है, आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें जो तैयारी का हमारा जो नज़रिया होता है वो इस तरीके का होना चाहिए कि कम से कम समय में मैक्सिमम चीज़ें हम कहाँ से कवर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप अलग मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ने बैठ गए। ग्रंथों को पढ़ने की भी ज़रूरत होती है, लेकिन एग्ज़ाम के नेचर के हिसाब से वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। आर ओ की बात करें तो यहाँ पर आपको मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव पेपर आता है जीएस का, चाहे हम प्री में बात करें चाहे मेंस में बात करें, दोनों ही साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय होते हैं। और बहुविकल्पीय में यानी जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए वो प्रश्नों पर होना चाहिए, है ना। जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस पर थोड़ा सा काम कीजिए, और उन प्रश्नों में सबसे ज़्यादा काम जो होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर होना चाहिए। तो काफ़ी सारे प्रश्न होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस का रिपीटेशन मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, याद रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे भी, सबसे ज़्यादा रिपीटेशन मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चंस का मिलेगा। और उसके बाद में अगर किसी दूसरी विषय के प्रश्नों का रिपीटेशन होगा तो वो इंडियन ज्योग्राफी होगी, है ना। और ये मैं आज ही कह दे रहा हूँ इसको, जिस दिन आप पेपर दे रहे होंगे उस दिन पेपर दे के आएंगे तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो। सबसे ज़्यादा प्रश्न रिपीट होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा प्रश्नों का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा वो इंडियन ज्योग्राफी के होंगे। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दे के आपको इसलिए जाना है, और इसी वजह से मैं आपसे थोड़ा सा दबाव दे करके कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक बार सुन लीजिए इसको, और सुनने के बाद में रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। निम्न नदियों में कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? 4 नदियों के नाम दे रखे थे, गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। तो इन सभी नदियों में दामोदर नदी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। दामोदर नदी ये झारखंड के पठार से निकलती है, और इनका जो कह सकते हैं ये कहाँ पे समाप्त हो जाती है, तो हुगली में जो है ये जो है विलीन हो जाती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है दामोदर नदी, इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती भी भ्रंश घाटी में बहती हैं। दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो ये 1948 में स्टार्ट करी गई थी। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत ही कुछ बांध बनाए गए, जैसे पंचेत बांध, तिलैया बांध। इन दोनों बांधों का संबंध भी दामोदर घाटी परियोजना से है। दामोदर नदी जो है ये पश्चिम बंगाल की सबसे प्रदूषित नदी है, और इसी वजह से इसको जैविक रेगिस्तान की संज्ञा भी दी जाती है। और ऑप्शन में जो अन्य नदियां थी उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। गोमती नदी ये पीलीभीत के माधव टांडा में स्थित गोमत ताल से निकलती है। तो मुख्य रूप से गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो गोमत ताल से होता है। और इस तरीके से भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो गोमती नदी है ये गंगा में कहाँ पर विलीन होती है, मतलब कहाँ पर ये किस स्थान पर गंगा से मिलती है, तो ये यूपी के जौनपुर में गंगा के साथ मिल जाती है। पेरियार नदी की बात करें तो ये पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और पेरियार नदी केरला की सबसे लंबी नदी है, 244 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी इस लंबाई में यह बहती है। और इसको केरल की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है, लाइफ लाइन ऑफ केरला, पेरियार नदी। महानदी की बात करें तो रायपुर के पास में धमतरी जिले में सिहावा नामक पर्वतश्रेणी से निकलने वाली नदी है महानदी। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का जो फेमस टेम्पल है ये अलकनंदा नदी के तट पर है। अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है आपको पता होना चाहिए, सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। और यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो डायग्राम है इससे बिल्कुल जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देवप्रयाग पर कौन कौन सी नदी का मिलन होता है, रुद्रप्रयाग पे कौन कौन सी नदियों का मिलन होता है, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, इससे सेपरेट जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगे के पेपर में पूछा भी गया था, है ना, कि निम्नलिखित में से
कौन सी नदियों का संगम जो है कर्णप्रयाग कहलाता है या रुद्रप्रयाग कहलाता है। तो इस तरीके से प्रश्न आगे पूछा गया है, तो उसको देख लीजिए। यहाँ पर हम विशेष रूप से किसकी बात कर रहे हैं? अलकनंदा नदी की बात कर रहे हैं। हमने ये जान लिया है कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पर समझिएगा चीज़ों को, ये है सतोपत ग्लेशियर और यहाँ से अलकनंदा जो है वो बहती हुई आ रही है। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग वह स्थान है जहाँ पर अलकनंदा नदी में धौली गंगा नदी मिलती है ना। तो इस तरीके से प्रश्न बन गया कि धौली गंगा नदी किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो ये है विष्णुप्रयाग, है ना। फिर इन दोनों की संयुक्त धारा, धौली गंगा और अलकनंदा की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और आगे फिर एक स्थान पड़ता है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में यहाँ पर एक और नदी इस संयुक्त धारा में मिलती है, वो है नंदाकिनी। ठीक है, तो जहाँ पर नंदाकिनी जो है किस में मिलती है? अलकनंदा नदी में मिलती है, उसको बोला जाता है नंदप्रयाग। या आपको इस तरीके से भी कह सकते हैं इस चीज़ को कि किस स्थान पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है या फिर धौली गंगा और अलकनंदा की संयुक्त धारा में मिल जाती है, तो वो नंदप्रयाग है। फिर आगे चलते हैं तो आगे कर्णप्रयाग मिलता है। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी जो है इस अलकनंदा वाली धारा में मिलती है, इसको पिंडर गंगा भी कहीं कहीं पर कहते हैं। अब इसके बाद में ये धारा आगे बढ़ती है, फिर आगे पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में इस धारा में मंदाकिनी नदी जुड़ जाती है। फिर आगे बढ़ने पर स्थान आता है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या होता है? यहीं से भागीरथी नदी जो है वो इस अलकनंदा की धारा में यहाँ पर जो है मिलती है। इस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। और जहाँ पर भागीरथी नदी जो है अलकनंदा में मिलती है, इसके बाद में इस अलकनंदा नदी का एक तरह से कह सकते हैं नाम यहाँ से समाप्त हो जाता है और यहाँ से ये जो धारा बहती है आगे की तरफ, इसको आगे फिर गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो भागीरथी कहाँ पे मिलती है? भागीरथी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है और यहाँ से देवप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलती है और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर इस धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, सुमेलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, माउंट आबू ये किन पहाड़ियों में स्थित चोटी है या पर्वत है? तो ये अरावली पहाड़ियों से रिलेटेड है। कोडाई कनाल ये पालनी की पहाड़ियों से रिलेटेड है। पालनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। अरावली पहाड़ियाँ जो है इनका काफ़ी विस्तार है और सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रेणियाँ मानी जाती हैं अरावली की श्रेणियाँ जो हैं। और माउंट आबू आपको पता होगा राजस्थान में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किससे रिलेटेड हैं? ये डटकमंड जो आपका पर्वत है, ऊटकमंड जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों से रिलेटेड है। और शिमला जो है ये किस श्रेणी में पड़ता है? ये धौलाधार श्रेणी में पड़ता है। तो इस तरीके से मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे संख्या में पूछे जाते हैं। मेघालय का पठार जो है ये किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मेघालय के पठार की बात करें और इसके साथ साथ में जो शिलांग का पठार है, ये दोनों ही मूल रूप से प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। इस पठार को गारो, राजमहल, दर्रा प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य खंड से अलग करता है। किस पठार की बात हो रही है? मेघालय के पठार की बात हो रही है। आपसे अगर पूछा जाए कि मेघालय के पठार को कौन सा दर्रा प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भाग से अलग करने का काम करता है, तो वो गारो राजमहल दर्रा है। यह प्रमुख रूप से गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों से निर्मित है। कौन सा? मेघालय का पठार जो है ये गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों से निर्मित जो स्थान है वो मेघालय पठार उसको कहा जाता है। गंगा नदी किसका उदाहरण है या किस तरीके के अपवाह का उदाहरण है? तो ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। और पूर्ववर्ती अपवाह क्या होता है? पूर्ववर्ती अपवाह में जो नदियां होती हैं वो अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। शॉर्ट में अगर इसको समझें तो पूर्ववर्ती अपवाह वाली नदियां वे नदियां हैं जो अपने पुराने मार्ग पर ही निरंतर बहती रहती हैं और अपने मार्ग से कभी भी भटकती नहीं हैं। तो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं, हिमालय से जिन नदियों का उद्गम होता है, वे सभी नदियां ज़्यादातर पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण हैं। और इस पूर्ववर्ती अपवाह में जो नदियां हैं वो अपनी पुरानी घाटियों में ही प्रवाहित होती रहती हैं, अपना मार्ग नहीं बदलती हैं। और क्योंकि जब पुरानी जगह पर लगातार यानी एक ही स्थान पर जो है नदी का पानी बहता रहेगा तो वहाँ पर अपरदन जैसी चीज़ें होती हैं और अपरदन के कारण ये पूर्ववर्ती अपवाह वाली जो नदियाँ हैं ये गौर्ज या महाखट्ट जैसी आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो पूर्ववर्ती अपवाह में जो नदियाँ आती हैं, सिंधु नदी हो गई आपकी, सतलज नदी हो गई, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सारी नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है।
कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर ये 4 हिमनदों के नाम दे रखे हैं। इन चारों हिमनदों में सबसे बड़ा हिमनद जो है वो सियाचिन हिमनद है, सियाचिन ग्लेशियर है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद किस स्थिति में है। वैसे सबसे बड़े बड़े हिमनद जो हैं या सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सियाचिन हिमनद के विषय में अगर ये कहा जाए कि ये किस आधार पर सबसे बड़ा हिमनद है, तो ध्रुवीय क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, ध्रुवीय क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा जो हिमनद है, अल्पाइन हिमनद है, वो सियाचिन हिमनद है। यहाँ पे अल्पाइन हिमनद का मतलब क्या है? जो हिमालयी क्षेत्र में हिमनद पाए जाते हैं उसको अल्पाइन हिमनद हम कहते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद सियाचिन हिमनद, और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा हिमनद जो है वो आपका बियाफो हिमनद है, बियाफो ग्लेशियर है। तो बियाफो सबसे बड़ा, उसके बाद में दूसरा स्थान किसका आता है? सियाचिन ग्लेशियर का आता है। लेकिन याद ये रखिएगा कि ये ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर वाले जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनकी बात हो रही है। सियाचिन हिमनद पूर्वी काराकोरम दर्रे में हिमालय पर्वत पर स्थित है। 76 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। बाल्टोरो हिमनद के बारे में बात करते हैं। ये पड़ता है आपका जो पार्क ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर है, पीओके जिसको कहते हैं। तो पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र के बाल्टिस्तान उप क्षेत्र में जो काराकोरम पर्वतमाला है वहाँ पर स्थित है। 58 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चोमोलुंगमा हिमनद जो है ये 50 किलोमीटर लंबा है और ये भी कहाँ पड़ता है? आपका काराकोरम पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ये नेपाल में हिमालय से निकलते हुए बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी के बहाव के कारण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है बाढ़ों की जो समस्या है वो बिहार में देखने को मिलती है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो लेह जो है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। प्रमुख काजू उत्पादक राज्यों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू होता है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, तीसरा उड़ीसा का है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन में जो पहले 3 राज्य हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, तो असम सबसे आगे है, उसके बाद में दूसरा स्थान राजस्थान का है, तीसरा स्थान त्रिपुरा का है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का। उसके बाद में दूसरा स्थान है गुजरात का, तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का। विश्व में पवन ऊर्जा के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है। भारत का स्थान पवन ऊर्जा के उत्पादन में वैश्विक दृष्टि से देखें तो चौथे स्थान पर इंडिया आता है। भारत में पेट्रो रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो ये है आपका जामनगर, गुजरात में। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का हिस्सा लगभग कितना है? यानी जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जितनी भी विद्युत उत्पादित की जाती है तो अलग अलग तरीके से विद्युत का उत्पादन होता है। तो उन अलग अलग तरीकों में से एटॉमिक पावर के द्वारा, परमाणु शक्ति के द्वारा जो विद्युत उत्पादन किया जाता है उसका पार्ट रहता है 1.7% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर है? तो यहाँ पर 4 लौह इस्पात उत्पादक केंद्र आपको दे रखे हैं, बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल और भद्रावती। तो बोकारो की बात करें, दुर्गापुर की बात करें, कुल्टी, आसनसोल की बात करें, ये जो लौह इस्पात उत्पादक केंद्र हैं ये कोयला क्षेत्रों के निकट हैं, मतलब इनके पास कोई ना कोई कोयला क्षेत्र है। और भद्रावती लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्र जो है ये कोयला क्षेत्र के आसपास नहीं है, मतलब इसके आसपास कोई भी कोयला क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर सुमेलन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तेलैया बांध ये बराकर नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो ये दार्जिलिंग में स्थापित हुआ था 1897 में। नाम क्या था इसका? सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं कहाँ पे खोजा गया था? तो ये था माकूम में, और माकूम आपका कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है, ठीक है। 1867 में जो है इसकी खोज हुई थी, लेकिन जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था वो 1890 में डिगबोई से स्टार्ट हुआ था। माकूम में पहला खनिज तेल का कुआं जो है मिल गया माकूम में, लेकिन यहाँ से प्रोडक्शन जो है स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन वास्तविक जो उत्पादन प्रारंभ हुआ वो 1890 में प्रारंभ हुआ डिगबोई से। किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है?
यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे फसल की बात हो रही है और फसल के संबंध में क्या बात कही जा रही है कि शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र, मतलब जितने कृषि क्षेत्र पर कोई फसल बोई जाती है और फिर उसकी सिंचाई की जाती है, तो किस फसल का सिंचित क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, तो वो गन्ना है। गन्ना के बाद में गेहूं का स्थान आता है, फिर चावल का स्थान आता है, फिर तिलहन फसलों का स्थान आता है। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया था? तो ये नावा शेवा पत्तन, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये मुंबई बंदरगाह के जो काम का दबाव था, उस पर जितना लोड था उसको कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये जो विवाद है, कृष्णा नदी जल विवाद, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश स्टेट्स के बीच में है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कृष्णा नदी जल बंटवारे को लेकर के विवाद की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी पूर्ववर्ती हैदराबाद और मैसूर राज्यों के बीच में, और बाद में ये जो विवाद था महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में जारी रहा। इसको देखते हुए 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। कौन सी परियोजना व्यास नदी के पौंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो पौंग बांध के जल का उपयोग करने वाली जो परियोजना है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौकड़ रेलवे किस किस स्थान को जोड़ता है? तो ये रोहा से मैंगलोर के बीच है। इस पूरे रूट को कौकड़ रेलवे के नाम से जाना जाता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 26 जनवरी 1998 को। लंबाई है इस रूट की 760 किलोमीटर और मुख्य रूप से 3 स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। मुख्यालय जो है इसका, हेड ऑफिस जो है वो नवी मुंबई के बेलापुर में है। छत्तीसगढ़ की सीमा किस स्टेट के साथ में नहीं लगती है ना? इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर मैंने जितने भी स्टेट्स के साथ में छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है उनके नाम लिख दिए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी और झारखंड, ये जो स्टेट हैं ये छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा को साझा करते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के दुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। 800 किलोमीटर लंबी ये नदी है और तिरुचिरापल्ली के पास ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? तो ये राप्ती नदी के तट पर है। राप्ती नदी जो है नेपाल के दक्षिणी भाग की लघु हिमालय श्रेणी, जिसको धौलागिरी कहा जाता है, धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के पास से ये निकलती है राप्ती नदी। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है और सोनभद्र जिले के पीपरी नामक स्थान पर है ये जो जलाशय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक प्रकार की कृत्रिम झील के रूप में इसको देखा जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन से जुड़ा हुआ है। कुद्रेमुख किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कोरापुट ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। खेतड़ी तांबे के लिए जानी जाती है। सिंगरेनी में जो खाने हैं वो कोयला की खदानें हैं। ठीक है। नवग्राम तेल क्षेत्र ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है और इसके साथ साथ गुजरात के जो अन्य तेल क्षेत्र हैं उनमें अंकलेश्वर, कलोल और ल्यूनेस के नाम जो है प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। महावेली गंगा जो है ये कहाँ की नदी है? ये श्रीलंका की नदी है और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र 335 किलोमीटर है। शुष्कता जो दशा है, कंडीशन है एक वातावरण की, उसका जन्म किस चीज़ से होता है? तो जहाँ पर लो ह्यूमिडिटी होती है, निम्न आर्द्रता होती है, उसकी वजह से शुष्कता का जन्म होता है। ये आप याद रखेंगे। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी जो है ये उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से हम देखेंगे। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है। 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको छत्तीसगढ़ की गंगा और उड़ीसा का सुख भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है? किस स्थान पर ये यमुना से मिल जाती है? तो ये हमीरपुर जो कि यूपी में है, हमीरपुर में जो है बेतवा नदी यमुना से मिलती है। बेतवा नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गम इसका होता है। 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियां हैं बीना, जमनी और दशान। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? यानी समुद्र तटीय राज्यों की बात हो रही है। तो 9 राज्य जो हैं भारत के राज्यों की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो राज्य जो हैं ये राज्यों की संख्या 9 है। इन राज्यों में यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका गुजरात आता है। गुजरात के नीचे आप जाएंगे तो महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, केरल और फिर इधर से चलेंगे हम पूर्वी तट की तरफ तो तमिलनाडु
और यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश, फिर ऊपर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से जो 9 राज्य हैं ये भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर विस्तार भी जलोढ़ मिट्टी का है। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ये नदियों के निक्षेपण द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यानी नदी जब बहती है तो नदी का पानी अपने बहाव के साथ साथ कुछ मिट्टी के कण भी लेकर के आता है और उनको जो है रास्ते में छोड़ता हुआ चला जाता है। तो उस मिट्टी का जो जमाव होता है तो उसी से जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान हैं उनका जो है निर्माण हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कम मात्रा होती है। और विशेष रूप से अगर देखें भारत के पूरे भूभाग पर अगर देखें तो जो विशेष रूप से उत्तर भारत का मैदान है या गंगा का मैदान जिसको कहा जाता है, यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र और गोदावरी का मैदान, यहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है। कावेरी के मैदान में भी जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है। बासमती चावल की रोपाई दर हेतु उपयुक्त बीज दर क्या होनी चाहिए? तो 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है बासमती चावल की रोपाई की जाती है। बासमती चावल का वैज्ञानिक नाम है ओरजिया सटाइवा। भारत इस चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है और सबसे बड़ा निर्यातक की अगर बात करें बाहर भेजने वाला तो वो भी भारत है। इलायची उत्पादक राज्यों के विषय में देखेंगे। केरला सबसे ज़्यादा इलायची का प्रोडक्शन करता है, दूसरे स्थान पर कर्नाटका आता है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तो मुंबई की जो मीठी नदी है ये विहार झील से निकलती है। बिहार नहीं, विहार झील से निकलती है। और ये जो विहार झील है ये कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में जो एक सालसेट द्वीप है उस पर 3 झीलें हैं प्रमुख रूप से जिनके नाम आप याद रखेंगे। तुलसी झील, विहार झील और पोपई झील। तो ये 3 झीलें हैं जो कहाँ पे हैं? मुंबई के सालसेट द्वीप पर हैं, जिसमें से विहार झील से जो है मीठी नदी निकलती है। हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जिसको HBJ पाइपलाइन भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा निर्मित परियोजना है? तो ये गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाई गई परियोजना है। उष्ण स्रोत यानी गर्म पानी के जो स्रोत हैं ये भारत के किन किन राज्यों में अवस्थित हैं? जैसे लसुंदरा उष्ण स्रोत ये आपका गुजरात में है, अवलोली ये महाराष्ट्र में है, मणिकरण गर्म झरना जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, सोहना ये आपका हरियाणा में है। इसके अलावा अन्य गर्म पानी के स्रोत या उष्ण स्रोत या गर्म झरने उनके कुछ नाम हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। तत्तापानी, अखाड़ा बाजार और वशिष्ठ नाम के जो गर्म पानी के स्रोत हैं ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा चावल पानी और बबेह ये आपके मध्य प्रदेश में है। अतरी और देवलाझारी हॉट स्प्रिंग ये आपके उड़ीसा में है। युमथांग, रालिंग, फर राचू और तारामचू ये जो हैं कहाँ पे हैं? आपके सिक्किम में है। इसके साथ साथ गुजरात के गर्म पानी के स्रोत या झरनों की बात करें तो लालपुर, धौलेरा और तुवा ये जो हैं कहाँ पे हैं? गुजरात में है। कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो सतलज नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटते हुए जो है चलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में राकस ताल से जो है सतलज नदी का उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है कई बार पूछा गया, याद रखेंगे कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे के पास से प्रवेश करती है? तो शिपकिला दर्रे के पास से ये इंडिया में एंटर होती है। भारत में यह 2 राज्यों, वे 2 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इससे होकर के प्रवाहित होती है। सतलज नदी भारत में कितने स्टेट्स में प्रवाहित होती है? 2 स्टेट्स में प्रवाहित होती है। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? टॉन्स नदी पर है। और किसाऊ बांध परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य का संयुक्त उपक्रम है। किस औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो ये मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलुरु प्रदेश जो है औद्योगिक प्रदेश जो है इसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। पत्रातु ये मतलब ऊर्जा का जो संयंत्र है, किस प्रकार की ऊर्जा का संयंत्र है? तो ये तापीय संयंत्र है। झाकरी जो कि हिमाचल में है ये जल विद्युत संयंत्र है। कलपक्कम ये नाभिकीय संयंत्र है तमिलनाडु का। और कोरबा छत्तीसगढ़ में ये भी जो है तापीय संयंत्र है। झरिया कोयला क्षेत्र ये कहाँ पड़ता है? आपका झारखंड में पड़ता है। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो है पूरे विश्व को विभाजित किया है। फसलों की प्रजातियां जैसे गोविंद, शुष्क सम्राट ये किस फसल की प्रजातियां हैं? ये धान की प्रजातियां हैं।
पारस अरहर की प्रजाति है। प्रकाश ये मटर की प्रजाति है। पूर्वा, ऊर्जा, पूसा गोल्ड ये गेहूं की प्रजातियां हैं। माड़ मृदा या मार मृदा यूपी के किन जिलों में पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो झांसी, बांदा, ललितपुर ये जिले जो हैं ये इनमें प्रमुख रूप से माड़ मृदा पाई जाती है। और ये जो मृदा होती है गेहूं और कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है? लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फसलें जो हैं बोई जाती हैं भारत में। किस कण का व्यास, कण मतलब किस मिट्टी के कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो वो मृत्तिका है। अन्य जो मिट्टियां जैसे गाद जो ऑप्शन में दे रखी थी, गाद के कणों का जो आकार होता है 0.002 mm से लेकर के 0.06 mm के बीच में होता है। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन दे रखा था महीन बालू, है ना, ये महीन बालू से जुड़ा हुआ एक सेपरेट क्वेश्चन आगे के वर्षों में जो पेपर हुए उसमें पूछा गया कि बालू के कणों का आकार कितने से कितनी रेंज के बीच में होता है। तो याद रखेंगे 0.06 mm से लेकर के 2 mm के बीच में बालू के कण होते हैं। कोयला भंडार 1 अप्रैल 2022 तक का अपडेटेड डेटा है ये। सबसे ज़्यादा कोयला भंडार किस स्टेट में है? तो सबसे पहले स्थान पर आता है आपका झारखंड। ठीक है, यहाँ पर लगभग 86,217 मिलियन टन कोयले के भंडार हैं। दूसरे स्थान पर झारखंड के बाद में उड़ीसा, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल और पांचवें स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार अप्रैल 2022 तक का जो अपडेटेड डेटा है उसके अनुसार झारखंड में है। ऊर्जा उत्पादन के साधनों का क्रम, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो प्रोडक्शन किया जाता है भारत में ऊर्जा का, वो किस विधि से किया जाता है? तो वो है जल विद्युत। जल विद्युत के बाद में गैस और उसके बाद में नाभिकीय ऊर्जा और उसके बाद में डीजल ऊर्जा। जो ऑप्शंस दे रखे थे उसी के आधार पर ये जो है यहाँ पर लिखे गए, यही चारों चीज़ें उसमें दे रखी थी, उनको क्रम में लगा दिया गया। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, तो जहाँ पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं उसको? अधिकेंद्र बोलते हैं। पहाड़ियाँ, और वे पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न। गारो पहाड़ियाँ ये मेघालय में हैं। मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हैं। कोल्लई मलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। और डालमा पहाड़ियाँ ये आपकी झारखंड में हैं। मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा जो जल धारण करने वाला प्रकार होता है वो मृत्तिका होता है, यानी इसमें पानी जो है बहुत जल्दी सोखती नहीं है। मृत्तिका में अगर आप पानी डालेंगे तो वो जो है क्या होगा, वो पानी उसमें आपको भरा हुआ दिखाई देगा। कारण क्या है कि इसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अभी इसका जैसे हमने आकार देखा था, तो जितने कण छोटे होंगे किसी मिट्टी के, वो उतनी ही ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता उसकी बढ़ेगी, और जितने कणों का आकार बड़ा होगा उसकी जल धारण क्षमता उतनी ही कम होगी कंपैरेटिवली। तो मृत्तिका के कणों का आकार सबसे कम होता है तो उसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके बाद में गाद और इसके बाद में बालू। आप जानते हैं बालू के कणों का आकार 2 mm तक होता है, तो इस वजह से इसकी जो जल धारण क्षमता है वो अन्य की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। बांध और नदी, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। उकाई बांध परियोजना तापी नदी पर है। और तवा परियोजना जो है ये तवा नदी पर है। निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो 4 नदियां दे रखी थी, सोन, गंडक, रामगंगा और महानंदा, इन नदियों में सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र सोन नदी का है। 70,055 किलोमीटर स्क्वायर में जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र फैला हुआ है। दूसरे स्थान पर गंडक है, रामगंगा है, फिर उसके बाद में चौथे स्थान पर आपकी महानंदा है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से है, ये ओवरऑल नहीं है, ये याद रखेंगे। अब सोन नदी से जुड़ा हुआ प्रश्न था, तो सोन नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होना चाहिए। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद में यूपी के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है, और पटना के पास में ये गंगा नदी से मिल जाती है सोन नदी, है ना। सोन नदी की सहायक नदियां हैं बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़। जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी बेसिन है वो गंगा बेसिन है। 8,61,404 किलोमीटर स्क्वायर में जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। मलमपूजा बांध किस नदी पर है? तो ये मलमपूजा नदी पर है, केरला में। और मलमपूजा नदी जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और भरत पूजा की एक सहायक नदी के रूप में मलमपूजा नदी को देखा जाता है। चेरुथानी बांध ये किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है, इडुक्की जिले में, केरल में।
पश्चिमी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो सही सही कथन है वो मैंने यहाँ पर उन्हीं को लिखा है। ये एक भ्रंशोत्थ पर्वत है और इसके साथ साथ इसका जो पूर्वी ढाल है पश्चिमी घाट का, वो नीचा होता हुआ पठार है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है वो कम होती चली गई है। इसके साथ साथ इसका उत्तरी खंड जो है, उत्तरी भाग जो है, वो लावा या बेसाल्ट से आच्छादित है। पश्चिमी घाट का फैलाव पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक जो है ये फैला हुआ है। इसका उपनाम है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ये इंद्रावती नदी पर है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? सोनभद्र में, यूपी में। ये एनटीपीसी का सबसे पहला, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका सबसे पहला और सबसे पुराना विद्युत संयंत्र है सिंगरौली। स्थापना इसकी 1977 में हुई थी और इसको जो जलापूर्ति की जाती है वो किस जलाशय के द्वारा की जाती है? रिहंद जलाशय के द्वारा की जाती है। इलायची उत्पादक राज्यों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इलायची केरला में, उसके बाद में सिक्किम में। ये आपकी स्टेट ऑप्शन में दे रखे थे उनके हिसाब से लगाए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। जो प्रश्न का ऑप्शंस दे रखे थे उसमें 4 स्टेट थे, उसके हिसाब से तो केरला, उसके बाद में सिक्किम, फिर अरुणाचल और नागालैंड। खान और खनिज, कोलार जो खान है कर्नाटक में, ये किस खनिज से रिलेटेड है? सोने से। झरिया झारखंड में है, ये कोयले के लिए जानी जाती है। गुंटूर जिला जो है आंध्र प्रदेश का, ये मैग्नेटाइट के भंडार के रूप में इसको देखा जाता है। और मध्य प्रदेश की पन्ना खान जो है ये हीरा के लिए जानी जाती है। कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में सबसे अधिक विकसित है, तो ये तो गलत है ही, आपको पता है, क्योंकि दक्षिण भारत में चीनी उद्योग उतना ज़्यादा विकसित नहीं है। कारण दे रखा था कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। गन्ने की जो ज़्यादा पैदावार, 1 हेक्टेयर में जितनी पैदावार इधर होती है उत्तर भारत में, उससे ज़्यादा पैदावार दक्षिण भारत में होती है। इसके साथ साथ यहाँ का जो गन्ना है उसमें जो रस की मात्रा होती है उससे ज़्यादा रस की मात्रा दक्षिण भारत में पैदा किए जाने वाले गन्ने में देखने को मिलती है। लेकिन चीनी उद्योग दक्षिण भारत में ज़्यादा विकसित नहीं है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। भारत जो है गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? ब्राज़ील है। यूपी की बात करें तो यूपी गन्ना और चीनी उत्पादन दोनों में पहले स्थान पर है। गन्ना किस प्रकार की फसल है? ये एक उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय फसल है। दोनों तरह के कह सकते हैं जलवायु में ये गन्ना की फसल की जाती है। इसके लिए औसत वार्षिक तापमान जो चाहिए वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। वर्षा, आपको पता है गन्ने की जो फसल होती है उसमें पानी की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इस वजह से 100 सेंटीमीटर वार्षिक से लेकर के 200 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा जो है जिन क्षेत्रों में होती है वहाँ पर गन्ने की फसल ठीक तरीके से की जा सकती है। जारवा जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की अन्य जनजातियाँ हैं ओंगे, शोम्पेन और सेंटिनली। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? इस पर हम बाद में आएंगे। पहले कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत के लगभग ये बीचों बीच से होकर के गुजरती है और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्टेट से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो इन स्टेट्स के नाम याद रखेंगे। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। और कुमायूं हिमालय से ही गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो नदियों की सीमा के आधार पर जो विभाजन है उसको यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि जब यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो इनसे भी प्रश्न बन सकता है। तो कुमायूं हिमालय की यहाँ पे बात हो रही थी। सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालयी क्षेत्र है वो कुमायूं हिमालय है। सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है वो पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालयी क्षेत्र है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और नेपाल हिमालय में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसके साथ साथ कंचनजंगा स्थित है। असम हिमालय जो है ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का हिमालयी क्षेत्र है। असम हिमालय में नामचा, बरवा, कुला, कांगड़ी चोटियाँ जो हैं वे इस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से।
यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य से होती हुई अरब सागर में जो है विलीन हो जाती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों के द्वारा होती है? भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा, है ना। तो इसको इसी वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसून कह दिया जाता है, क्योंकि ये पवनों का जो प्रकार है वो कैसी प्रकार की पवनें हैं? दक्षिण पश्चिमी पवनें हैं। और इसी के नाम के आधार पर इस मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम दे दिया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, इसकी दो शाखाएं होती हैं। एक इसकी शाखा है पहली अरब सागर शाखा, और दूसरी है इसकी बंगाल की खाड़ी शाखा। तो दोनों का नाम आप याद रखेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है जून से सितंबर के बीच में भारत में इसका आगमन होता है। सबसे पहले ये केरल के मालाबार तट पर टकराता है, और 1 जून के आसपास जो है इसका समय है केरल के मालाबार तट पर टकराने का। 15 जुलाई तक पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है, और पूरे भारत में जो है वर्षा होने लगती है। अब यहाँ से आप देखेंगे जैसे ये अरब सागर शाखा है, तो अरब सागर शाखा की ओर से जो ये मानसून की जो पहली शाखा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, ये जो है भारत में प्रवेश करती है। तो इस वाले तट पर, पश्चिमी तट पर जो है यहाँ से ये प्रवेश कर रही है, तो इसमें जो है पश्चिम की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये आप जो इनका जो डायरेक्शन देखेंगे ना, तो ये जो मानसून है इसमें पश्चिम की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखेंगे ये जो एरो लग रहे हैं, ये पश्चिम की ओर ही इनका जो है एक तरीके से कह सकते हैं दिशा है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये जो मानसून की जो शाखा है ये भारत में प्रवेश कर रही है। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाती है तो वर्षा करती हुई चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस तट पर जो है थोड़ी पहाड़ और पहाड़ियाँ वगैरह जो देखने को मिलती हैं। तो जब इनसे ये मानसून टकराता है तो यहाँ पर वर्षा करता है, खूब दबा करके वर्षा होती है इन तटों पर। तो जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ता है, उत्तर भारत की ओर बढ़ता है, तो क्योंकि ये पश्चिम की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति भी इसमें है, तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है कहीं ना कहीं ये जो है कम वर्षा वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे जैसे हवाएं, मानसूनी हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं तो उनमें जो जल धारण क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ पहुँचते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात का जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ तक जब ये पहुँचती हैं तब तक इनमें जो जल की मात्रा होती है वो बहुत कम हो चुकी होती है। इस वजह से इन क्षेत्रों में खास करके महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और गुजरात के कुछ जो हिस्से हैं इनमें बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगर ये आपको डिटेल में पढ़ना है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो मेरी एनसीईआरटी की क्लासेस डली हुई, मैंने बहुत विस्तार से पूरे मानसून को आपको समझाया हुआ है। अगर जिसने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लासेस देखी होंगी तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है, विस्तार में समझाई गई है। क्रांतियों से जुड़ा हुआ प्रश्न था, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है, बारामूला जिला कश्मीर में। और किशन गंगा और उरी परियोजना भी झेलम नदी पर है। इन दोनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। कुछ कथन थे, रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, और ये सभी कथन सही हैं, जो सही करके ही लिखे हैं, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से था कि जो 4 कथन दे रखे थे उनमें से ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। तो रेहंद बांध जो है ये सोन नदी की सहायक नदी पर स्थित है, सही बात है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध जो है ये दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर है। देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था? पानीपत में 2013 में, और इसको भारतीय सिंथेटिक रबर लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया था। गुरु महेसानी खनन क्षेत्र ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। तलचीर खनन क्षेत्र कोयला के लिए जाना जाता है, उड़ीसा में है। जादूगोड़ा खाने ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, झारखंड में। और जावर खान जो है राजस्थान की, ये जस्ते के लिए जानी जाती हैं। भारत के संदर्भ में कुछ कथन, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, आपको पता है, बिल्कुल सत्य बात है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, अब हो गया है ये, वैसे ऑप्शन में दूसरा दे रखा था, तब के हिसाब से ये कथन सही था। आज के हिसाब से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भारत है। भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर, जो आपको मैं पहले वाले जो इसका पार्ट था उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको बताई दी हैं। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है भारत में? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि अरुण सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। आपको होता है अरुण का एक तरह से उदय, अरुणाचल, ठीक है। तो अरुण का आंचल इसी वजह से इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में दर्रों से जुड़ा हुआ प्रश्न था, तो मैंने सारे दर्रे यहाँ पर लिख दिए हैं।
थाल घाट दर्रा, ये इसको कसरा घाट भी कहा जाता है, ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा, ये सारे जो दर्रे हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के दर्रे हैं, ठीक है। भोरघाट दर्रा जो है ये मुंबई पुणे के बीच में है। पलक्कड़ गैप, इसको पालघाट दर्रा भी कहा जाता है, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु से पलक्कड़ जो जिला है केरल का उसको जोड़ने का काम करता है। अंबा घाट दर्रा, ये रत्नागिरी कोल्हापुर के बीच में है। नाने घाट दर्रा पुणे जिले को पुन्नार शहर से जोड़ता है। अंबोली घाट दर्रा ये महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी को कर्नाटक के बेलगाम से जोड़ता है। ये सारे के सारे दर्रे पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। शहर और वे शहर के नदियों के किनारे हैं। जबलपुर नगर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। काली कपास मिट्टी, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसका एक और अन्य नाम है कपासी मृदा, है ना। तो ये सारे नाम एक ही मिट्टी के हैं, काली कपास मिट्टी, रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी। और प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन स्टेट्स में इसका ज़्यादा विस्तार है काली कपास मिट्टी का। कोयला खदानें, और वे कोयला खदानें भारत के किन राज्यों में हैं? तो झिलमिली कोयला खदान ये छत्तीसगढ़ में है। कर्णपुरा ये झारखंड में है। रामपुर हिमगिर ये उड़ीसा में है। सोहागपुर ये मध्य प्रदेश में है। कोयला क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य: रणजीत घाटी कोयला क्षेत्र सिक्किम। तंदूर कोयला क्षेत्र ये तेलंगाना में है। बरोरा कोयला क्षेत्र ये महाराष्ट्र में है। और ललमटिया कोयला क्षेत्र ये झारखंड में है। स्थान और जो है उन पर कौन कौन से सेंटर हैं, कौन कौन से केंद्र हैं? काकरापार ये क्या है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरण आपको पता है परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा यहाँ पर रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा यहाँ से उपग्रह या जो सैटेलाइट होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, तो ये उपग्रह प्रमोशन केंद्र है। गंगा नदी का कौन सा भाग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था? तो प्रयागराज यानी पूर्ववर्ती इलाहाबाद जो था, प्रयागराज से हल्दिया तक का जो जलमार्ग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। धुबरी सादिया जलमार्ग भी इसको कहा जाता है, असम में है। 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 73 ये नर्मदा नदी पर है। 436 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाराष्ट्र, गुजरात स्टेट जो है वो कवर होते हैं इससे। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 97 इसको सुंदरवन जलमार्ग भी कहा जाता है। सुंदरवन जलमार्ग तो सीधी सीधी बात ये वेस्ट बंगाल में होगा। 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 111 ये 50 किलोमीटर लंबा है। जुआरी नदी पर है, गोवा में, ठीक है। और सारवंडेम ब्रिज से लेकर के गोवा के मोरमोगांव पोर्ट तक जो है ये फैला हुआ है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा कोलेरू झील ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। नाल सरोवर ये गुजरात में है। नाल सरोवर जो है ये रामसर कन्वेंशन के तहत एक आर्द्र भूमि स्थल के रूप में भी देखा जाता है, वेटलैंड एरिया के रूप में भी इसको जाना जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है जो कि उड़ीसा में है। और ये किस प्रकार की झील है? ये लैगून झील है। तमरिया जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। इसके अलावा झारखंड की कुछ अन्य जनजातियाँ जैसे मुंडा ये भी झारखंड की जनजाति है। विरहोर, ओरांव, खरिया, पहाड़िया ये सभी जनजातियाँ झारखंड की जनजातियाँ हैं। गर्म झरने ये एक बार और पूछा गया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश में है। ताप्तपानी ये ओडिशा में है। वज्रेश्वरी गर्म झरना जो है ये महाराष्ट्र में है। और नारायणी गर्म झरना जो है ये राजस्थान में है। तो ये जो प्रश्न है टोटल ये 2001 से लेकर के 2021 तक आरओ के जितने भी प्रश्न थे प्री और मेंस के जीएस पेपर में पूछे गए थे वो सभी के सभी आप यहाँ से देख चुके हैं। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से याद करके, उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से रट के आपको जाना है। और अगर आप इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से समझ गए, यानी प्रश्न तो ये तो आपके रिवीजन के लिए हैं, इसके साथ साथ कोशिश अगर आप थोड़ा सा कर सकें तो ये कीजिएगा। अभी आपके पास इतना समय है कि आप अच्छी तरीके से आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हो सके तो यूपीपीसीएस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा डालिएगा और वो भी आपको बिल्कुल समान रूप से आपके लिए हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के पेपर में एज वेल एज मेंस के पेपर में, ठीक है। तो दोनों में ही आपको जो है वो लाभ आपको उनसे डेफिनेटली मिलेगा। तो आरओ के तो बहुत ज़्यादा पेपर है नहीं,
ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है आपका पता है कि आपको रेगुलरली हर साल नहीं हुआ है, लेकिन यूपीपीसीएस का पेपर लगभग हर साल हुआ है। तो पिछले जितने भी पेपर हैं, और अगर आप पूरे 30 साल के पेपर ना लगा सकें तो पिछले 10 साल के पेपर ज़रूर लगा लीजिएगा, जो भी यूपीपीसीएस के पेपर हो। तो इससे आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आता है प्रीलिम्स में, मेंस में, तो बहुत ज़्यादा हेल्प जो है स्टैटिक पोर्शन में आपको मिलेगी। खास करके आप करंट वाले पोर्शन को अलग हटा दें तो बाकी का जो पोर्शन है, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके काम किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। आपको बिल्कुल आराम से, क्योंकि प्री हमारा कई बार निकला है, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। चाहे पीसीएस की बात करें तो, है ना। तो अब क्योंकि अपने बारे में मैं बहुत कम आपको बताता हूँ, तो आप बस ज़्यादा इसमें गहराई में मत जाइए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर यकीन कीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत अच्छी पकड़ है, अगर आपकी बहुत अच्छी तरीके से अगर आपने चीज़ों को देखा है, चीज़ों पर काम किया है, थोड़ा सा अपना टाइम दिया है प्रश्नों पे, उनके ऑप्शंस पे, वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट किया है, अलग अलग सोर्सेज से एक ही जगह पर चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है और उनका बार बार रिवीजन किया है, तो आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये पेपर दिए होंगे और कई बार जो है इन प्रारंभिक परीक्षाओं को क्रैक किया होगा, तो उनको पता होगा ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। और ये आपके हाथ में होता है कि आप किसी भी सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स बना दें, या कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को बहुत ईजी बना करके जो है उसकी तैयारी करें। तो ये सब आपके हाथ में होता है। अब चाहे आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लीजिए, या मैं आपसे सीधी सीधी कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत अच्छी पकड़ रखिए, और सामान्य सी चीज़ें जो होती हैं वो पढ़ते रहिए। वो मैंने एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो बना दी है, बार बार बनाता नहीं हूँ मैं, तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया था कि आप इतना पढ़ लेंगे, आपका पेपर इतने में निकल जाएगा। अगर आप पढ़ ही नहीं पाए वो बात अलग है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, और उसको पढ़ के पेपर में चले जाते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें पेपर में देखी जो हमने पढ़ी ही नहीं थी, या जो हमारी आंखों के सामने गुजरी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से बहुत इजीली हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से अपनी जो भी स्ट्रैटेजी उसको यूटिलाइजेशन उसका करते हैं, समय का अपना किस तरीके से सदुपयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।